मौसम के चौके ने चौंकाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जब मार्च के महीने में ही मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगे तो जाहिर सी बात है कि मौसम की ऊट पटांगा चाल सभी को हैरान भी करेगी और परेशान भी करेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों की बात करें तो सूरज अपने तेवर दिखा रहा है और इसी बीच कुछ इलाकों में कोहरे का साया भी है। तो तटीय इलाकों की बात करें तो बारिश का अनुमान वहां पर जताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बाद लोगों को राहत भरे बसंत का इंतजार था, लेकिन अचानक गर्मी ने दस्तक दे दी। बसंत आया ही नहीं और अभी से चिलचिलाती गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाने लगी है। मौसम विभाग ने बदलाव से मॉनसून पर भी आशंका जताई है। मौसम का ये उतार चढ़ाव सेहत के लिए भी काफी चुनौतियां लेकर आया है। तो क्यों? मौसम एक अपूज पहेली बना हुआ है। आने वाले वक्त में कैसा रहेगा मौसम और मौसम की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि मौसम का ये मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। आज 10 तारीख है, मार्च के अभी 10 ही दिन बीते हैं, लेकिन दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की अगर हम बात करें तो कूलर और एसी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। और अभी हाल ये है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मई और जून में किस तरह के हालात होंगे। मैदानों में सूरज तेवर दिखा रहा है, तो पहाड़ों की बात करें तो बर्फ गिर रही है, कुछ इलाके कोहरे और धुंध की चपेट में भी हैं। मौसम की अलबेली चाल तमाम चुनौतियां लेकर भी आती है। ज्यादा गर्मी कई बीमारियों की वजह बन जाती है। तो ऐसे में गर्मियों में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और किन वजहों से गर्मी बढ़ रही है, इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे पृथ्वी के बढ़ते तापमान को हम सभी मिलकर बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मार्च में मौसम ने हद कर दी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सूरज आग बरसा रहा है, तो कश्मीर अभी भी बर्फोत्सव मना रहा है। करगिल में मार्च में हुई बर्फबारी से धरती सफेद हो गई, जबकि दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहा। मतलब ये है कि मार्च में एक साथ कई तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सूरज के तेवरों की हो रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत को मौसम डरा रहा है, क्योंकि देश भर के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 4 से 8 डिग्री तक सामान्य से ज्यादा चला गया है, जबकि कई जगहों पर तो 10 से 12 डिग्री तक का अंतर है। मार्च की शुरुआत में ही 50 साल का सबसे गर्म हफ्ता कई जगहों पर देखा गया। आईएमडी ने मार्च से मई तक अबव नॉर्मल हीट वेव डेज का अलर्ट पहले से ही जारी कर रखा है, यानी इस बार गर्मी और लंबी और तेज होने वाली है। आलम यह है कि मार्च में ही कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। 10 से 16 मार्च तक 10-11 हम सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रहे हैं ऑरेंज कलर के साथ। इसमें आइसोलेटेड पॉकेट्स जो डिस्ट्रिक्ट अभी आ रहा है, गुजरात रीजन में आ रहा है, बनासकांठा, पाटन, गांधीनगर, अहमदाबाद। और येलो वार्निंग के साथ जो हीट वेव का वार्निंग दिया गया है, इसमें है मेहसाना, साबरकांठा, खेड़ा, आनंद, वडोदरा, बहरूच और सूरत के लिए दिया गया है। बात करें दिल्ली की तो यहाँ का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो सामान्य से 7 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। राजस्थान, हरियाणा में कई जगह पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मतलब यहाँ हीट वेव जैसी स्थिति है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पारा पहले से ही 40 डिग्री के पार जा चुका है, जबकि मुंबई में भी तापमान 38 से 39 डिग्री बना हुआ है। मौसम की इन मनमर्जियों से पहाड़ी इलाके भी अछूते नहीं हैं। जानकार मार्च में चढ़ते पारे के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार बता रहे हैं, जैसा कि इस साल पश्चिमी विक्षोभ या तो बहुत कमजोर रहे या फिर उनकी दिशा मैदानी इलाकों की ओर ज्यादा नहीं रही। बारिश न होने से आसमान साफ है और तेज धूप सीधे जमीन को गर्म कर रही है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कंक्रीट के जंगल और डामर की सड़कों की वजह से रात के समय भी इमारतें ठंडी नहीं हो पा रही। इससे शहरों का तापमान गांव, कस्बों की तुलना में ज्यादा बना हुआ है। ऐसे में गर्मी के तेवर देख मौसम विभाग ने लोगों को आने वाले दिनों में तेज गर्मी के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो मौसम सबको चौंका रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर गुफरान बेग, फाउंडर सफर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स अस्पताल से हमारे साथ है। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुभाष शर्मा जी भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर गुफरान, आप ही से शुरुआत करूंगी। एक तरफ बर्फबारी, और अगर महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात या मध्य भारत की भी बात कर ली जाए तो हीट वेव, और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, ये तमाम जो इलाके, यहाँ पर कोहरा। क्या एक्चुअली मौसम के तेवर आखिर ऐसे क्यों हैं? ये मौसम के तेवर देखिए, ये जो अभी सिचुएशन डेवलप हुई है दिल्ली, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर, ये इस सेंचुरी का यानी कि थर्ड सबसे ड्राई टाइम रहा है। क्योंकि जो सर्दियों के ज़माने में, सर्दियों में एक बारिश हुआ करती थी, पश्चिमी विक्षोभ जो आपने नाम लिया, उसको कई बार आते थे, और उसके होने की वजह से बारिश होती थी तो ज़मीन जो है, सॉइल जो है, वो नमी हो जाती थी, काफ़ी नमी रह जाती थी उसके अंदर। अभी वो पश्चिम विक्षोभ जो है नवंबर के बाद से गायब हो गए, मतलब कभी आए ही नहीं है, आए हैं तो बहुत मामूली सा, और उसकी वजह से ना बारिश हुई है। यही कारण था कि अभी आप देखिएगा कश्मीर और उस साइड की तरफ बर्फबारी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती थी, लेकिन वो बर्फबारी शुरू में हुई नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी। अब वो बर्फबारी तो होना है, तो वो अब डिले हो गई। तो अभी ये जो हम इन जनरल बात करते हैं कि जिस हिसाब से जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज वगैरह, उन सब की वजह से एक डायरेक्शन में अगर हो तो समझ में आता है, लेकिन इतना एर्रेटिक हो रहा है कि या तो कोई चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हो रही हैं, कहीं चीज़ें जो है एकदम गुप्त होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो सिचुएशन बनी है, ये काफ़ी क्या जिसको बोलना चाहिए, काफ़ी मतलब सोचने की चीज़ है इसके अंदर कि हमको इन सब चीज़ों के रहते हुए, जो बदलते मौसम के हालात हैं, इनको रहते हुए अपने आप को और अपनी सेहत को कैसे संभालना है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कुछ चीजें लुप्त हो गई हैं। बसंत तो शायद इस सीजन किसी ने देखी नहीं। अगर हम सर्दियों की भी बात करें तो सिर्फ 1 महीने। डॉक्टर गुफरान, एक ही सवाल एक और आपसे करूंगी, फिर आगे अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी। क्या ये बदला मौसम, ऊट पटांगा मौसम जिसको हम कह रहे हैं, ये एज एन एक्सपर्ट आपको भी हैरान करता है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि अनयूजुअल इवेंट्स हो रहे हैं। और अगर यूजुअल इवेंट्स होते हैं कि भाई, जैसे कि ये माना गया है कि क्लाइमेट चेंज के चलते जो है तापमान बढ़ रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वो हो रहा है धीरे धीरे। क्यों हो रहा है? वी नो दैट कि हम उसकी वजह से हो रहा है, फॉसिल फ्यूल की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इन सब चीज़ों से पहले वो चीज़ कर ली है कि शॉर्ट टर्म के अंदर अनयूजुअल एक्टिविटी होंगे, अनयूजुअल सर्कुलेशन पैटर्न हो जाएंगे, और यही सबसे जिसको बोलते हैं ना भयानक स्थिति है क्लाइमेट चेंज की, जिससे कि हमको कोप अप करना है। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, अब आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, अलग अलग तस्वीरें, कहीं बहुत ज्यादा हीट वेव है, कहीं बर्फबारी हो रही है, और कहीं कोहरा छाया हुआ है। अब अगर वो दिल्ली एनसीआर तक आता है तो उसको हम स्मॉग भी कह देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके जहां पर आज सुबह कोहरा भी देखा गया। कैसे इसको देखा जाए? हम लोग एक प्रकार से इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की सिचुएशन में जी रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि जो मुख्य समस्या है, जैसे मुख्य समस्या की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, जो हम लोगों ने अनियंत्रित विकास किया है। मुझे गालिब साहब इस समय याद आ रहे हैं कि गालिब उम्र भर में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और आईना साफ करता रहा। तो हम और आप लोग हर बार जब चाहे वो बारिश एकदम हो जाती है, या बहुत ज्यादा एकदम ठंड बढ़ जाती है, एकदम गर्मी, देखिए इस समय हमें और आपको बढ़िया बसंत का इंतजार था, लेकिन हमें और आपको गर्मी का सीधे सीधे अब हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि सक्रिय पश्चिम विक्षोभ है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, या कुछ अल निनो इफेक्ट। और हमारे अनुसार अगर देखा जाए तो हम और आप लोगों ने हर शहर में एक अर्बन हीट आइसलैंड की एक कंसेप्ट होती है कि हम और आप लोगों ने सीमेंट और एस्फॉल्ट की सड़कें और मकान और सब जगह जो भी जमीन थी उस पर हमने कंक्रीट का जंगल बना दिया। तो अब क्या हो रहा है कि वो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है और फिर ठंडा होने में टाइम ले रहा है। तो गाँव की अपेक्षा
यहाँ का 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कम हमारा, आपने जो कुकृत्य किया है, जो बुरा काम किया है, वो धरती के आभूषण होते हैं जिन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे आप दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा की बात करें तो 1/3 भाग में तो जंगल होना चाहिए था। अब 1/3 भाग के स्थान पे हमें और आपको कितना जंगल मिल रहा है? वहां पर बहुत से बहुत हमको आपको मिल रहा होगा 10%, 15%, होना चाहिए था 33%, 33%। तो एक तो ये है। दूसरा, हर शहर की एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती। आप देखिए कितना ज्यादा जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो रहा है, कितने सारे वाहन चल रहे हैं, कितने बढ़ गए पिछले 10 सालों में, वो भी हमें आपको उस पर गौर फरमाना पड़ेगा। कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग मुख्य चीजों पर नहीं आ रहे और हर बार हम मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को हम कहीं ना कहीं से ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य समस्या है उस समस्या की तरफ ये है हमारा आपका ग्रीड, हमारा आपका लालच, हमारा आपका इररिस्पांसिबल बिहेवियर, जिसमें हम इंडिविजुअल एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी को भूल के अपना बुरी तरह से पूरे ब्लेम गेम से ज्यादा इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी को समझना होगा, सिचुएशन को समझना होगा। क्योंकि आज की तारीख में जो चर्चा हम और आप कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आज ही स्थितियों को संभाला नहीं गया तो आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। सुभाष जी, अब बसंत तो गायब हो गया जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। 2026 में ये लिखा जाएगा कि हाँ बसंत किसी ने देखा ही नहीं, हर कोई इंतजार कर रहा था। फरवरी एंड इनफैक्ट फरवरी मिड की अगर हम बात करें उसके बाद से ही गर्मी शुरू हो गई थी और आज 10 मार्च है, लोगों ने एसी कूलर तक लगा लिए हैं। क्या आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, अगर स्थितियां हमने नहीं संभाली, कि ऐसा हो सकता है कि कुछ सीजन पूरी तरह से गायब हो जाएंगे? ये बिल्कुल सही बात है। हम लोगों के यहाँ कहावत थी कि इफ ऑटम कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर पतझड़ आता है तो क्या बसंत बहुत पीछे रहेगा? उसका अर्थ था कि नहीं, बसंत भी आएगा उसके बाद। लेकिन अब बसंत नहीं आ रहा, पतझड़ बाद सीधे गर्मी। तो दूसरी किताब, महत्वपूर्ण किताब साइलेंट स्प्रिंग थी, जिसमें बताया गया है कि अब चिड़िया चहचहाती नहीं है बसंत में, क्योंकि न पेड़ हैं और न उनके खाने पीने की सामग्री है। नदियों में बहुत ज़्यादा जल ऐसा आ रहा है जो फर्टिलाइज़र से, इंसेक्टिसाइड से, इस सब वीडीसाइड से भर के आता है। वो पानी भी दूषित हो गया है। तो पेड़ जो है अंधाधुंध कट रहे हैं। तो इस तरह से है कि हम लोगों का जो वसंत का एक कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी, वो खत्म हो गई है। अब बसंत के लिए हम लोग किताब में भले पढ़ लें, अपने बुजुर्गों के बारे में भले पढ़ लें, लेकिन अब ये कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि बसंत आ गया या आ रहा है। इसकी वजह, जैसा कि हमारे एक भाई ने बताया, कि निश्चित रूप से जो वनों का विनाश हुआ है, वनों को हम लोगों ने एक तरह से उसको समझ लिया अजनबी, उसको समझ लिया दुश्मन, और विकास के नाम पर हम लोग चाहते हैं कि सब जगह कंक्रीट का जंगल हो। जो प्राकृतिक जंगल है उस जगह पर कंक्रीट का जंगल हो। नीचे पक्की सड़कें हैं और जो इमारतें हैं सब अंधाधुंध मल्टी स्टोरी बनती जा रही हैं। पहले लोग वृक्षारोपण करते थे, अपने घर के आसपास किचन गार्डन होता था, खेत के मेड़ों पर करते थे। अब तो देहातों में भी ऐसा नहीं है, नए बगीचे बहुत कम लगाए गए हैं। हमारे पूर्वजों ने जो बगीचे लाए थे उसको हम लोगों ने काट दिया और नए लगाए नहीं। जो नई स्कीमें बन रही हैं, चाहे वो सरकार की हों या निजी क्षेत्र की हों, उसमें भी अंधाधुंध कटाई वनों की है। जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उसमें लाखों पेड़ कट रहे हैं और हम लोग कहते हैं, वो देते हैं अपना कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हम इतने नए वृक्ष लगा देंगे, लेकिन नए वृक्ष ऐसे थोड़ी तैयार होते हैं, उसको 30 साल 40 साल लग जाते हैं। जो छाया मिलनी चाहिए, जो उससे पानी मिलना चाहिए, जो बरसात उससे होनी चाहिए, वो तो एक गैप हो गया। आज आपने काटा तो 25-30 साल बाद जो नए वृक्ष तैयार होंगे तब उसमें हमको उसको फ़ायदा मिलेगा। तो दुर्भाग्य ये है कि हम लोग इसको महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन नहीं, महसूस तो सर कर ही रहे ना। अभी देखिए बसंत खत्म हो गया, आज की तारीख में हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं। 3 तरह का अलग अलग मौसम है। एक बार डॉक्टर डीके गुप्ता आपके पास आना चाहूंगी। सर, लोग कंफ्यूज हैं। मार्च में अमूमन
एक आध या फिर हल्के गर्म कपड़े पहने जाया करते थे, लोग पहनते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं आज ही की बात करूं तो मॉर्निंग वॉक के लिए अगर लोग जाते हैं तो एक हल्की सी जैकेट लेते हैं, लेकिन उसके बाद इतनी गर्मी हो जाती है 7:30-8 बजे के समय में, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि वो मुश्किल हो जाता है, वापस आप गर्मियों के कपड़ों पे आ जाते हैं। खाएं क्या, क्या नहीं खाएं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो नवजोत, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गर्मी सडनली बढ़ गई है और जो एक्सपेक्टेशन है कि इस बार मार्च में भी हो सकता है हीट वेव आ जाए। हीट वेव मतलब टेम्परेचर 45 से लेकर 47 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम हीट वेव है, इसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, या ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की डिजीज है, सीओपीडी है, अस्थमा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, या प्रेग्नेंट महिलाएं जो प्रेगनेंसी में हैं उनको सडन डिहाइड्रेशन हो सकता है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। बच्चों चाहे बड़े दोनों में ही ध्यान रखना है कि हमें जब धूप के टाइम में जो पीक आवर्स होते हैं जैसे 12 से 4 के बीच के बीच में बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत जरूरी नहीं है। पानी खूब पिएं, तरल पदार्थों का सेवन खूब सारा करें, छाछ है, लस्सी है, जूस है, नींबू पानी है, ओआरएस है, इसका अपने पास खूब सारा स्टॉक रखें। बाहर जाते हैं तो किट के रूप में ले जाएं। कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बोला कि हमें हमेशा लाइट वेट कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के पहनने चाहिए, पोरस हों थोड़े से और लूज हों थोड़े से, सो दैट उसमें एयर का आदान प्रदान हो सके, जिससे जो स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा है, वो बाहर निकल जाए और हमारा वेंटिलेशन ठीक रहे बॉडी का। बाहर निकलते हैं तो और ध्यान रखना चाहिए कि हमें अम्ब्रेला है, छाता ला के जाएँ, हैट है, कैप पहन के जाएँ, जूते मोजे पहने, गॉगल्स लगाएं और थोड़ा ब्रेक्स लेके जाएं और ब्रेक्स में भी पानी वानी बीच में पीते रहें। खासकर जो आपने बताई लोग बहुत सारे वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस समय 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद कोई भी स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। वो रनिंग हो, चाहे ब्रिस्क वॉक हो, जिम हो, एटलीस्ट अगर आपका जिम में एयर कंडीशनर नहीं है तो, या बाहर कोई साइकिलिंग है धूप में, वो नहीं करनी चाहिए। तो स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ट्रेवल जब आप बाहर जा रहे हो तो पानी साथ लेके जाओ और साथ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो कैफीन युक्त पदार्थ है, चाय है, कॉफ़ी है, या अल्कोहल है, या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो भी डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं आपका, तो उनको नहीं पीना चाहिए। बहुत सारा जो लोग जिम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं। हाई प्रोटीन इंटेक इस सीजन में मना किया जाता है, नहीं लेना चाहिए हमें। जब भी बाहर जाए मैं फिर बोलूँगा कि अपना कवर सर पे कवर करके जाएँ। जैसे पहले हम लोग बाहर फील्ड में काम करते थे, खासकर जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे वो गमछा लेके जाते थे, तो गमछा लेके रखें अपना, ओआरएस लेके, बटर मिल्क है, छाछ है, ये सब चीज़ें अपने पास लेके जाएँ। जो अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें डिजीनेस है, वीकनेस है, पसीना खूब आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, यूरिन बहुत डार्क आ रहा है, और अगर कमजोरी लग रही है, फटीग लग रहा है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं अर्ली हीट वेव के। तो ऐसे केस में कहीं छाँव में जाएं, पंखा ढल लें, पानी खूब पिलाएं, बॉडी को ठंडा करें, जो कपड़ा है जो गीला करके भिगो के मुंह पोंछ दें, साफ करते हैं। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हीट वेव से प्रिवेंट कर सकते हैं। हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये मार्च का महीना है जब सर हम हीट वेव की बात कर रहे हैं। अभी देखिए कितनी लंबी और गर्मियां चल सकती हैं। अगर अभी ये हाल है तो फिर मई, जून, जुलाई में क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं। जरा देखिए कि मौसम की स्थिति क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि मौसम चौके लगा रहा है, क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। सोचने पर मजबूर कर देंगे ये तस्वीरें कि आखिर चल क्या रहा है मार्च के महीने में। एक तस्वीर है जम्मू कश्मीर के द्रास की और करगिल की। देखिए बर्फबारी वहां पर हो रही है, अच्छी खासी बर्फबारी हुई है वहां पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, मेरठ की तस्वीर दिखाते हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज सुबह जब लोग उठे तो कोहरा उनको नजर आया, जबकि ऐसा हाल तकरीबन दिसंबर या फिर जनवरी की शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं। अब दिल्ली और एनसीआर की बात कर लेते हैं, दिल्ली उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। प्रचंड गर्मी, मौसम की ये अबूझ पहेली यकीनन लोगों को परेशान कर रही है और अचानक बदलता मौसम सेहत के लिए भी एक बड़ी चुनौती लेकर आया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीमारियों का खतरा बढ़ेगा ही, और इतना ही नहीं, मौसम में ऐसा उतार चढ़ाव फसलों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह माना जा रहा है, और ऐसे उतार चढ़ाव से मॉनसून में भी देरी हो सकती है और गर्मियां लंबी हो सकती है। बेवक्त गर्मी या बर्फबारी से पहाड़ों में सेब की पैदावार भी प्रभावित हुई और मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात में तेज गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। केरल और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये जो तमाम तटीय इलाके हैं, बारिश का अनुमान हालांकि वहां पर जताया जा रहा है। एक तरफ जहां कश्मीर में बर्फबारी की शुरुआत हुई है, दूसरी तरफ राजस्थान में अभी प्रचंड गर्मी का समय चल रहा है।
मार्च का अभी दूसरा हफ्ता चल ही रहा है, पर महसूस ऐसा हो रहा है जैसे अभी जून या जुलाई का महीना हो, क्योंकि ये जो गर्मी है ये बहुत तेज़ हो चुकी है, धूप बहुत तेज़ है और टेम्परेचर राजस्थान में अभी हो चुका है 40 पार। बाड़मेर में अभी का करंट टेम्परेचर 40.4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो चुका है। वहीं बचे हुए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की मैं बात करूं तो यहाँ अभी नॉर्मल टेम्परेचर करीबन 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, जो कि नॉर्मल से अभी 4 से 10 डिग्री ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा अबव नॉर्मल सिचुएशन चल रही है और आने वाले 2 दिन में भी मौसम विभाग का यही कहना है कि इसमें इस गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। हालांकि 2 दिन बाद यानी कि 12 तारीख के बाद से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से टेम्परेचर में हल्की गिरावट देखी जाएगी, हल्की सी हवाओं में ठंडक बढ़ेगी, तो वो एक राहत का समय होगा, जिसके बाद में एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा जो 14 से 15 तारीख के आसपास होगा और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बारिश और आंधी लेके आएगा। तो राजस्थान के बिल्कुल रिदम, बिल्कुल मैं लौटूंगी रिदम आपके पास। मेरी से रिदम जयपुर से जानकारी में दे रही थी। एक बार डॉक्टर गुफरान के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन ये कितना बड़ा फैक्टर है गर्मी को बढ़ाने के लिए, और बारिश पर या बादलों पर इसका कितना असर होता है और कैसे होता है सर? देखिए, अभी 2 चीजें चल रही हैं कि ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते आज आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी हल्का कोहरा सा ऊपर सुबह दिन में दिख रहा था, जैसे हेज टाइप का। तो उसमें यही डिबेट चल रही थी कि ये हेज है, प्रदूषण है या कोहरा है, बट देन आईएमडी ने क्लैरिफाई किया कि कोहरा था वो। ये 2 चीजें हैं। एक तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब होता है तो बीनीथ उसके नीचे होता है ना, हवाएं बहुत धीमी हो जाती हैं। हवाएं धीमी होने की वजह से जो बाकी जो मॉइस्चर्स वगैरह होता है वो आता है और थोड़ी सी गर्मी के अंदर राहत हो जाती है। लेकिन जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस जो नवंबर में बंद हो गए थे वो अभी आए हैं और उनके कारण में एक बहुत अद्भुत स्थिति पैदा हुई है। मैं आपको बताऊं, जो आपने 3 तस्वीरें दिखाई हैं उससे रिलेटेड बहुत क्लियर कट एक पिक्चर, बहुत अद्भुत स्थिति कैसा पैदा हुई है कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस वेस्ट की तरफ से यानी कि पूरी गल्फ की तरफ से, वहां से पूरा वेस्टर्न का मॉइस्चर लिए हुए लेडन पहाड़ आया और वो उसने कूच किया कश्मीर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब जब कश्मीर की तरफ वहां डिसेंड करने लगा तो कश्मीर के अंदर तो बर्फबारी हो रही है। तो बर्फबारी करने से हिमालय की पहाड़ होने की वजह से वो जितना भी मॉइस्चर है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ पुश हो गया। अब नॉर्थ इंडिया की तरफ पुश हो गया तो सडनली ये देखा गया कि नॉर्थ इंडिया के अंदर मॉइस्चर ही मॉइस्चर हो गया और वहां तो टेम्परेचर जो है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर दोनों बढ़े हुए थे। कारण उसका यह हुआ कि एक तरफ गर्मी और एक तरफ से मॉइस्चर हुआ। हल्का सा सुबह सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा कि वो हेजी सिचुएशन पैदा हुई। लेकिन बहुत सारे जो इसके मौसम के पंडित होते हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कोहरा, आप जो है इतनी गर्मी के अंदर कोहरे की बात कर रहे हैं। लेकिन कारण उसका यही हुआ है कि 3 या 4 बजे सुबह मॉर्निंग में जबकि मिनिमम टेम्परेचर होता है उस टाइम वो मॉइस्चर आया, उसकी वजह से हल्का सा कोहरा हुआ और एक्सपोनेंशियली जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने की तरफ हुआ तो वो चीजें पूरी तरह से एक हेज की तरह से, हल्का सा हेज की तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर कर लिया। ये एक अद्भुत स्थिति है जो कि हम जिसको मिस कर रहे थे अभी तक में, जैसा आपने बोला कि हमारी वो ऋतु आई नहीं थी, ये सिचुएशन अभी पैदा हुई है करने के लिए। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि इससे कोई मौसम में फर्क पड़ेगा नक्सब आगे आने वाले दिनों में? मौसम के अंदर यही फर्क पड़ेगा कि ये जो गर्मी है ये लंबी गर्मी खींचेंगी और जैसा आपने एक शायद मैंने इस बारे में बात करी नहीं, जो एल नीनो ला नीना से एल नीनो के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है, इनफैक्ट ये मार्च जो है 2-3 आपदा के साथ में एकदम घिर गया है। और वो उसमें एक आपदा ये भी है कि ये ट्रांजिशन पीरियड है ला नीना से एल नीनो। और जब ला नीना से एल नीनो का ट्रांजिशन होता है वो ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अद्भुत चीजें होती हैं, अनयूजुअल चीजों से घिरा हुआ है और वही कारण इसके अंदर अभी हुआ है। तो अब जब अगर ला नीना से हम एल नीनो की तरफ कूच करते हैं तो एल नीनो जो है वो ड्राउट या डिफिसिट मानसून को दर्शाता है। तो हम उसकी तरफ से, और ऑलरेडी ये गर्मी पड़ रही है और ये लंबी खींचेगी ये ट्रांजिशन होने की वजह से। तो अगर हम जून जुलाई में ऐसे ही चले गए और जुलाई में हमारी बरसात होती है और उस समय आते आते पक्का एल नीनो आ जाएगा जिस हिसाब से सारे इंडिकेशन है, और वो एल नीनो डायरेक्टली डिफिसिट मानसून से, तो मानसून के ऊपर
एक थोड़ा सा खतरा सा मंडरा रहा है इस बार आने वाले नहीं समय तो में। मॉनसून डिले होगा या हम कहें कि अनप्रेडिक्टेबल रेन्स होंगी या फिर और No. डिले हो जाएंगी रेन्स? डिले तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे बताया मैंने कि एल नीनो इज डायरेक्टली रिलेटेड, कम बरसात होगी होने से, तो बरसात के जो क्लाउड हैं वो रिलेटिवली कम रहेंगे अगर पूरी तरह से एल नीनो सेटल हो गया तो डिफिसिट मानसून का खतरा मंडरा रहा है। एक और, क्योंकि मानसून से ही जुड़ी हुई बात है, गर्मियां आप सब लोग बता ही रहे हैं, स्थिति क्या है, तो हमारे दोनों एनवायरमेंटलिस्ट बता रहे हैं कि आखिर हम इस सिचुएशन में क्यों पहुंचे हैं, करना क्या है, डॉक्टर साहब से हम जान ही रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है कि हम पिछले, अगर हम 1 या 2 साल की बात करें तो हम मानसून में भी स्थितियां काफ़ी बदली हैं। कई जगह पर जहां बारिश नहीं होती थी वहां बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश होती तो पूरी तरह से सूखे हैं। इसका असर मॉनसून पर कितना पड़ेगा, यहां से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मौसम के शौकीन ने सबको चौंका दिया, हर जगह पर अलग अलग तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। अब आपको हम कश्मीर से आई ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें दिखा देते हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात हम करें तो मार्च के महीने में बर्फबारी का दौर जारी है। द्रास, करगिल जैसे इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसी बर्फबारी अमूमन जनवरी या फरवरी की शुरुआत में ही हम देखने को मिलती है। लेकिन अब मार्च का महीना भी है और बर्फबारी की वजह से सर्दी का एहसास अभी लोगों को हो रहा है। इसको आप ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें, क्लाइमेट चेंज कहें, लेकिन ये साल जो है या फिर जो फरवरी महीना रहा है इस साल का, वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन एक गलत तरीके से। गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है फरवरी में। पिछला जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड था, ऑल टाइम हाई टेम्परेचर, यानी कि 21 से 22 डिग्री फरवरी में कंसिस्टेंटली टेम्परेचर रहा और काफी सूखा महीना रहा, यानी कि कोई बर्फ बारिश नहीं, जो कि बिल्कुल अलग है। फरवरी आमतौर पे घाटी का जो मौसम का साइकिल था उसमें सबसे वेट महीना माना जाता था, यानी कि बहुत बर्फबारी, बहुत बारिश होती थी। लेकिन इस साल बिल्कुल सूखा रहा है, जिसके चलते जो एक्सपर्ट्स हैं वो वार्न कर रहे हैं कि ये सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज का असर है और इसकी वजह से आने वाले समय में सूखा पड़ सकता है। जो साइकिल है वो बिगड़ गया है। लेकिन अब आखिरकार तकरीबन 1.5 महीना सूखा रहने के बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला फिर एक बार कश्मीर में शुरू हुआ है और अभी फिलहाल पहाड़ी इलाके, जिसमें खासकर द्रास, जोजिला का जो एक्सेस है, सोनमर्ग का जो इलाका है, वहां बर्फबारी की जो है खबर मिल रही है। उसके अलावा जो बाकी इलाके हैं वहां रुक रुक के बारिश हो रही है। मौसम विभाग का माने तो अगले 1 से 2 दिन बारिश का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ सकता है और पूरी घाटी में जो है बारिश हो सकती है। जहां मैदानी इलाकों में बारिश होगी, पहाड़ों पे एक अच्छा स्पेल बर्फबारी का जो है उसकी उम्मीद है। तो ये अच्छी खबर बन के आया है कश्मीर के लिए, क्योंकि पानी के लिए जो भी जो जरूरत है वो पूरा ये ग्लेशियर जो रिचार्ज होते हैं बर्फ से वो देते हैं। और चूंकि इस साल गर्मी पहले ही हो गई तो काफी जो है ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं, तो इससे रिचार्ज हो सकते हैं और जो पानी की किल्लत है उसमें कमी आ सकती है। अभी आने वाले समय में लगातार रुक रुक के बारिश होगी और बर्फ जो है उसने जो तापमान है उसमें जरूर गिरावट हुई है और आने वाले दिनों में और गिरावट जो है जो टेम्परेचर है उसमें न सिर्फ दिन में बल्कि रात का जो टेम्परेचर है वो भी गिर सकता है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। डॉक्टर सुशील, आप ये रिपोर्ट हमारी देख ही रहे होंगे, कश्मीर से मेरे सहयोगी दिखा रहे थे तस्वीरें, कैसी बर्फबारी वहां पर हो रही है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया ग्लेशियर्स का, अभी जो एक और खबर आ रही है वेस्ट अंटार्कटिका की, अगर हम बात करें, वहां पर एक ग्लेशियर है, कहा जा रहा है कि वो यूके के साइज का ग्लेशियर है, फ्लोरिडा से थोड़ा कम साइज में यूके से के साइज का पूरा ग्लेशियर है और वो धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है। बढ़ता तापमान ग्लेशियर्स के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और आने वाले समय में इसका क्या नतीजा हम देखेंगे? देखिए नवजोत जी, अलग अलग सैटेलाइट इमेज की अगर हम देखें, उन पर भरोसा करें तो आने वाले समय में बहुत ही कष्टकारी हो सकता है। ना केवल ग्लेशियर पिघल रहे, तो आगे आने वाले समय में हम और आप लोग देखेंगे कि जो हमारे देश की जीवनदायिनी गंगा है वो भी सीधे सीधे प्रभावित होने जा रही है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से ग्लेशियर से निकलती है। आने वाले समय में मैं और आप देखेंगे कि हमारी जो बालिकाएं, बच्चियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जिनको उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है पानी के संकट की। मतलब एक तरफ देखिए ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर जो कोस्टल एरिया है वहां पर जलस्तर बढ़ेगा और आपने देखा है कि मालदीव चिल्ला रहा है,
हाथ जोड़ रहा है कि भाई मुझे बचा लो, कल के दिन में आइलैंड के रूप में मैं डूबने जा रहा हूं। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता को शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि कारण वही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है तो कोस्टल सिटी डूब रहे हैं, कंट्री डूब रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ ये स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बुंदेलखंड से लेके आप विदर्भ की बात करें, दिल्ली की करें, चेन्नई की करें, तो मेरे आपके नलों में पानी आना बंद हो जाएगा जब गर्मियां पड़ेंगी। और हमारे गांवों की बात करें, जहां पर पूरी भारत की आत्मा बसती है, तो वहां पे बच्चियों को और महिलाओं को पानी की तलाश में दर दर भटकना पड़ेगा। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए बच्चियों को, उस उम्र में वो पानी जैसे संसाधन को जुटाते हुए घूमेंगी। तो दूसरी तरफ ये स्थिति हम और आप लोग देखेंगे। मेरी आपकी थाली पर अगर हम कहें संकट आने वाला है। दुनिया का जो गेहूं का कटोरा भारत है, और भारत में भी हम बात करें तो पंजाब हो गया, या मध्य प्रदेश का विदर्भ वाला, मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसकी बात करें हम, जिसमें कि विंध्य क्षेत्र वाला एरिया हो गया, या बुंदेलखंड हो गया। तो जब फरवरी मार्च के बाद लगभग 28-30 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो फोटोसिंथेसिस और जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, और जो पोषक पदार्थ हैं उनका संचरण अच्छे से हो पाता है फलों की बाली तक और पौधों की बाली तक, और जिसकी वजह से गेहूं के जो दाने हैं वो अच्छे पोषक रूप से तैयार होते हैं। अगर गर्मी बढ़ रही है तो सीधे सीधे दाने पर असर पड़ेगा, और वो दाने हल्के और सिकुड़े हुए रह जाएंगे, और इसको हम लोग हीट स्ट्रेस कहेंगे। तो ना केवल खाना पर, पानी पर, मेरे आपके स्वास्थ्य की बात करें, ये सीधा सर हमारे स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है। जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा हम भुगतेंगे ही। सुभाष जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये तमाम चीजें जिसको लेकर हम चर्चा तो करें, लेकिन साथ ही साथ अब सवाल ये है कि हम आज की तारीख में अभी से क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं अपनी तरफ से। पहले चर्चा हुई, यही कहा गया कि हम अपनी तरफ से उपाय करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या उपाय हमारी तरफ से, सरकारों की तरफ से, योजनाएं किस तरह की बननी चाहिए, ताकि कम से कम शुरुआत तो करें आज से अपने पर्यावरण को बचाने की। वृक्षारोपण सबसे ज़रूरी उपाय है। हम लोग अपने निजी खेतों में, घर के आसपास जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध हो वहाँ पर वृक्ष लगाएं। सरकार को चाहिए कि गड्ढे खोदने का काम तेज़ी से शुरू करे, क्योंकि बरसात में वृक्ष लगते हैं और नर्सरी तैयार की जाती है अभी पहले से। तीसरा है कि जितने भी हमारे जलाशय हैं, तालाब हैं, झील हैं वगैरह, उन सबको हम उसमें से गाद निकाल करके उसको चौड़ा करें, गहरा करें, जिससे बरसात का पानी उसमें संचय करें। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ बहुत कम पानी, लगभग 17% जल का, वर्षा जल का संचयन होता है, और एक इजराइल छोटा सा देश है जो 80% वर्षा जल का संचयन करता है। तो अगर हम उसको संचयन करेंगे तो हमारे खेती के काम आएंगे, पशुओं के पीने के काम आएंगे, और खुद हमारे आदमियों के पीने के काम आएंगे। तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी है कि हम लोग एक नई पीढ़ी तैयार करें जो जनचेतना जागृत करे लोगों में, कि हम लोग अपने अपने इलाके में कुछ ऐसा काम करें जिससे कि गर्मी कम हो और ठंडक बरकरार रहे। नहीं, वैसे सर ऐसे आजकल हम इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में गुड न्यूज़ टुडे ने कई बार खबर भी दिखाई है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली घरों को तैयार कर रहे हैं, इको फ्रेंडली घर बना रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो आईटी सेक्टर छोड़ के अपने अपने गांव का रुख कर रहे हैं ताकि खेती की जा सके वहाँ पे। छतों पर लोग कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, हरियाली कर रहे हैं, फूल पौधे लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीचे रहने वालों को उससे फ़ायदा मिलता है, तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर आपका बरामदा खुला हुआ है तो वहाँ भी आप कितने पौधों को रख सकते हैं, कुछ उसको ऊंचे जगहों पर खड़ा कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल पर रख सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ तापमान में सहूलियत मिले। लेकिन मेरा ये मानना है कि वृक्षारोपण, जल का संचयन ये बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी को करना चाहिए, हर समुदाय को करना चाहिए, हर सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर डीके गुप्ता आपके पास आऊंगी। अब देखिए, जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, इससे कम से कम हमारे एक्सपर्ट्स की अगर हम बात सुने तो एक बात तो तय है कि गर्मियां बहुत लंबी रह सकती है, अनप्रिडिक्टेबल बारिश हो सकती है, और हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है बारिश हो ही नहीं। इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए सबसे ज़्यादा खास ख्याल किनको रखना है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं,
हाई ब्लड प्रेशर के, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक मरीज हैं, ऐसे में किन के लिए आप ज़्यादा हिदायत देंगे? ठीक है नवजोत, बिल्कुल सही बात है। ऐसे कौन से लोग जो ससेप्टेबल हैं इस मौसम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटे बच्चे, जो 5 साल से कम बच्चे हैं, इनका बिकॉज हाई रिस्क पे होते हैं, बिकॉज उनकी जो बॉडी है वो हीटअप जल्दी हो जाती है। ओल्डर एडल्ट, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो एबिलिटी होती है टेम्परेचर कंट्रोल करने की, वो कम होती है, तो वो लोग ससेप्टेबल रहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको बहुत सारी बीमारियां पहले से, कोमोर्बिड कंडीशन, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, सीओपीडी है, अस्थमा है, मोटापा है, या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, इनका भी जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो थोड़ा पुअर होता है। जो लोग बाहर काम करते हैं, आउटडोर वर्कर्स काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, एथलीट्स हैं, या जर्नलिस्ट हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हैं, इनके लिए भी हाई रिस्क रहता है हीट स्ट्रोक का भी, एग्जॉशन का, हीट क्रैम्प्स का भी। और इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको बताना चाहिए, बहुत सारे लोग दवाइयां खा रहे होते हैं बट उनको पता नहीं होगा साइड इफेक्ट क्या होता है। जैसे जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, इनको डायरेटिक्स चल रहे हैं या बीटा ब्लॉकर्स चल रहे हैं, जो यूरिन आउटपुट बढ़ाने की दवाई है, या बीटा ब्लॉकर जो बीपी कम करने की दवाई है, या जो एंटी हिस्टामिनिक जो दवाइयां लेते हैं, जो कोल्ड कफ के लिए, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, या एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो मूड डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल हेल्थ के लिए हैं, इन दवाइयां जो ले रहे हैं उन लोगों को तो ध्यान रखना चाहिए, उसकी डोज मॉडिफाई करानी है, डॉक्टर से रिव्यू कराना है, बिकॉज ऐसी दवाइयों से क्या होता है, जो हमारी टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता है थोड़ा कम हो जाती है, तो इससे इन लोगों को दिक्कत हो सकती है। और जो सिम्टम्स बहुत खास हैं, जो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण है, जब आपको सोचना चाहिए कि ये सीरियस प्रॉब्लम है और अभी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर पसीने की हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, फैटिग और वीकनेस हो रहा है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, उल्टी हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है, और साथ में मसल क्रैम्प्स और स्पाज्म हो गए, रैपिड हार्ट बीट है, आपकी स्किन पेल और फ्लश्ड हो गई है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर ये सिम्टम है और साथ में कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन है, तो इट मींस आप हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं। फेंटिंग है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब बेहोशी हो रही है, तो ये सारे सिम्टम हीट स्ट्रोक है। इस केस में अर्जेंट आपको इमीडिएट मेडिकल केयर की जरूरत है। नियरेस्ट जो भी जगह है वहां पे आपको पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए, और इमीडिएट जो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए। कुछ चीजें कम से कम हेल्थ से रिलेटेड जिसको लेकर आपको अभी से तैयारी करनी होगी। अब डॉक्टर गुफरान आपके पास आऊंगी। सर, हमने पिछले साल एक और चीज देखी थी, अनप्रेडिक्टेबल बारिश। बेंगलुरु जैसा एरिया, कितनी बारिश वहां पर हुई, राजस्थान पूरा का पूरा तकरीबन अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो पूरा डूब गया। वो तमाम ऐसे इलाके जो रेगिस्तानी एरिया था, वो तक वहां इतनी बारिश और बाढ़ आई कि वो तमाम इलाके डूब गए। कुछ ऐसे इलाके जहां पर नॉर्मल बारिश होती थी वो तरसते रह गए, बारिश हुई ही नहीं। क्या इस बार हम, पहली बात तो ये, क्या मॉनसून सीजन कहीं शिफ्ट हुआ है, या बारिश इस बार ठीक ठाक होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, या अनप्रेडिक्टेबल होगी? बारिश जो है इस बार दो चीजें हैं कि एक्सेस ज्यादा होने के, तो जिस हिसाब से मौसम का और वायु परिवर्तन का जो सिस्टम चल रहा है, एल नीनो ला नीना से एल नीनो का, तो जहां तक है एक्सेस होने का, उसकी तो संभावना करीब करीब खत्म है। तो जो चीज रही कि एक तो इरेटिक मानसून हो रहा है, ओवरऑल डिफिसिट या कम मानसून या नॉर्मल मानसून होने की संभावना है, वो तो अभी जैसे जैसे वक्त आएगा और जैसे जैसे एल नीनो तेजी के साथ में अपना प्रकोप दिखाएगा, वैसे वैसे पूर्वानुमान आएगा। लेकिन अभी की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रभाव होगा, ये हो गया। दूसरी चीज जो है, जो एल नीनो ला नीना से उतनी कनेक्टेड नहीं है, वो है कि ओवरऑल जो जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चितता की स्थिति बनती है, उसके कारण ही जो आपने पहले बताया कि पिछली बार तो ये था कि हमारा ला नीना था और ट्रांजिशन स्टेज था, जो कि बहुत एक्सेस मानसून और एक्सेस बारिश से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है, तो बारिश ज़्यादा होगी, वो तो विदित था पूरी तरह से। लेकिन उसमें इरिटेशन इस तरकीब से चेंज आएंगे, ये नहीं था। और वो जो अनिश्चितता की स्थिति है वो अभी भी रहेगी इसमें भी, क्योंकि वो जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। जी। और जो एनसो और लानीना का जो कि वेदर के पैरामीटर का परिणाम है, उसमें यह है कि जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से एल नीनो के कारण बारिश के अंदर संभावना शायद कम रहेगी। और ये बारिश, जैसे आपने देखा होगा पिछले 2-5 साल के अंदर, कि बारिश जो कि पहले शुरू हो जाया करती थी कि लास्ट वीक ऑफ जून से ही, और उसके बाद में जून जुलाई अगस्त होते होते ख़त्म हो जाती थी सितंबर के फर्स्ट वीक में। लेकिन अभी ये बारिश जो है एक्सटेंडेड मानसून होता है अप टू अक्टूबर, और विड्रॉल जो कि सितंबर के पहले हफ्ते में हो जाया करता था, वो अब होता है अक्टूबर में जाके, मतलब ज्यादातर ऐसा हो रहा है। तो वो वाली स्थिति बन रही है। तो अनिश्चितता की जो स्थिति जो आपने बताई, जो आपने पूछा, उसका आंसर ये है कि यस, वो बनी रहेगी।
कम सर मानसून की नॉर्मली संभावना के साथ। अक्सर हम जब वेदर को लेके चर्चा करते हैं मानसून की बात होती है, केरल के तट पर सबसे पहले मानसून दस्तक देता है, वो तकरीबन या 31 मई या 1 जून को रहता है। क्या ये तिथि इस बार ऐसी रह सकती है या वहां पर भी मानसून देरी से दस्तक देगा? नहीं, वो तो अभी जहां तक सवाल है, वो तो एक स्थिति बनती है कि साउथ इंडिया के अंदर, केरला तट के अंदर के 25 मई से लेके और 1 या 2 जून के अंदर बारिश का जो माहौल बनता है, जिस हिसाब से लो प्रेशर एरिया बनता है और मानसून का ऑनसेट होता है, उसमें तो अभी तक कोई बदलाव की मतलब ऐसा कोई संभावना लग नहीं रही है। वो तो अपनी जगह होगा, लेकिन उसके बाद में जो सिचुएशन है, जो डेवलप होता है उस टाइम, जो लो प्रेशर एरिया और इतनी तेजी के साथ में डेवलप होता है और वो कूच करता है अपने सेंट्रल इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया की तरफ, उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है एल नीनो के चलते, वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसका क्योंकि सीधा सीधा सर सेहत पर तो होते हैं, लेकिन डॉक्टर सुशील अब आपके पास आऊंगी, जरा संक्षेप में समझा दीजिए। सबसे ज्यादा तो किसान ही भुगतेगा, क्योंकि फसलों पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है अगर इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून रहेगा इस बार तो। बिल्कुल बिल्कुल। और गरीब किसान की, उस असहाय किसान की कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि वो तो पूरे 6 महीने तक मेहनत करके आज उसकी क्रॉप उसकी तैयार खड़ी है, लेकिन अब अनएक्सपेक्टेड वेदर की वजह से आज उसको शायद भविष्य में उसको वो दाम नहीं मिल पाएगा उसको अपनी उपज का। तो हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि जो हमारे कुकृत्य हैं, जो हम लोगों ने कार्य किए, उसकी वजह से दूसरे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, और हमें इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। कहते हैं ना, नदी जलाशय कूप को रखना होगा साफ, वरना भावी पीढ़ियां नहीं करेंगी माफ। एक तरफ हमें धरती के आभूषण वनों को बढ़ाना है, दूसरी तरफ जो हमें प्रकृति से प्रदत्त संसाधन थे उनको भी बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है। और तीसरा जो कहते हैं ना कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, हम धरती को माँ की तरफ मानते थे। हमारे यहाँ तो तीज त्योहारों में धरती, आकाश, गगन, पशु पक्षियों की पूजा होती थी। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के मेहमान पक्षी साइबेरियन प्रांत से आए हुए समय से पहले लौट के ना जाएं। तो हमें और आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, हमें आपको अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें आपको जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है लाइफ स्टाइल उसको अपनाना पड़ेगी। नहीं तो बहुत दिन दूर नहीं कि ये धरती हमारे इन कार्यों के लिए हमें आपको माफ नहीं करेगी। भगवान तो हमें माफ कर सकता है, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। सुभाष जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक आखिरी आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी, क्योंकि देखिए शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, आज ही से होनी चाहिए, हमसे खुद से होनी चाहिए। हम कहने को भारत में हम नेचर की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा शोषण भी नेचर का हम ही कर रहे हैं। ये तो विरोधाभास है। हम लोग कथनी और करनी में बहुत फर्क करने लगे हैं। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा, अभी गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि धरती के पास सब कुछ है जो आपकी आवश्यकता को पूरी कर सकती है, मगर आपके लालच को नहीं पूरा कर सकती। बिल्कुल। तो हम लोगों ने लालच से प्रकृति को नष्ट कर दिया, उसके संसाधनों को नष्ट कर दिया, और ये कभी सोचा ही नहीं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी क्या उपयोग करेगी। और जो धारणी विकास होता है, सतत विकास होता है, उसका सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हम जिस रूप में धरती के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसी रूप में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल। उसमें कोई कमी नहीं हो, उनकी क्षमता में कमी नहीं हो, वो लाभ से वंचित ना हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब नई पीढ़ियां ऐसा नहीं कर पाएंगी जैसा कि हम लोगों ने किया है। ठीक है, जल्दी से एक लास्ट, डॉक्टर गुफरान आपके पास आना चाहूंगी। आने वाले 1 हफ्ते या 15 दिन में कहीं से कुछ उम्मीद की मौसम या फिर बारिश हो या फिर थोड़ा गर्मी से राहत मिल सके? ये जो पश्चिमी विक्षोभ आया है, अगर इसका असर और ये एक्सटेंड रहा तो थोड़ी बहुत टेम्परेचर में कमी आने वाले वीक के अंदर थोड़ी बहुत रह सकती है। और हो सकता है कि कुछ बारिश के इक्का दुक्का छींटे हों, लेकिन लंबी बारिश हो या कोई ज्यादा हो जिससे कि पूरी तरह से राहत मिले, उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असर भारत के किस क्षेत्र में ज्यादा रह सकता है?
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, Northern मेनली नॉर्दर्न पार्ट में, जी जी जी। दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरिया में। लेकिन मुझे इसकी संभावना अगर हुआ भी तो वो जो राहत मिलेगी वो 1-2 दिन के लिए है, और उसके फौरी बाद में राहत होगी। भीषण- बिल्कुल, थोड़ा भीषण सा गर्मी। तापमान अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है थोड़ा सा कम होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम के तेवर कैसे हैं इसी को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है और अपनी जिम्मेदारी को निभाना है अपनी प्रकृति के प्रति। शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।